नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए जीएस 5th एंड 6th पेपर का कंप्लीट कोर्स एंड ये जीएस 5th पेपर की 7th क्लास है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये कर रहे हैं। इस बुक पे बेस्ड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So hello guys, this is me Mohit Sharma, Director Sankalp IAS Academy, having more than 15 year experience in civil service field and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher. And आपको कैसी ये सीरीज लग रही है आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि वाकई में इस मटेरियल को बनाने में और इसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इसका रिव्यू करेंगे, आप बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के बारे में एक सामान्य जानकारी देख ली है शुरू की कुछ 2 क्लासों में। फिर एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़नी शुरू करी तो उसमें हमने सोर्स जान लिए हैं, टाइमलाइन जानी, फिर सोर्स जाने, स्टोन एज हमने पढ़ ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ ली, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ ली और यूपी की हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट 16 महाजनपद वो भी हमने पढ़ लिया। अब आज हम क्या करने वाले हैं, मौर्य काल पढ़ने वाले हैं। मौर्य काल में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो मौर्य काल में एक हमने पढ़ना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मौर्यन साइट हैं और दूसरा रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन मौर्यन पीरियड। इसी से वो भी हो जाएगा कि इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन पीरियड ऑन उत्तर प्रदेश, दोनों क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। इसके बाद में इस समय सारनाथ में अशोक का पिलर फेमस है और इसे तो राष्ट्रीय चिन्ह जो नेशनल एम्बलम है उसमें यूज किया गया है ना। तो उसका जो विशेषताएं हैं, अशोक के पिलर की बेस है और फिर बेस के से जुड़ा हुआ ही वो पिलर है, फिर उसके ऊपर एक लोटस ऐसे है, फिर अबैकस यूज करा गया है, फिर कोई क्राउनिंग एनिमल यूज करा गया है। तो उसके फीचर्स वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। डन। लेकिन ये हम यहाँ पे लिस्ट तो कर दिया कि इसको पढ़ना है, लेकिन हम इसको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। यूपी की आर्ट एंड कल्चर हम अलग से पढ़ने वाले हैं, जो भी मेन चीजें हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो धमेक का स्तूप है, तो जो भी स्तूप का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें अंड होता है, मेदी होती है एंड हर्मिका होती है ना। तो जो भी बेसिक बातें होती हैं एंड तोरण होते हैं वो सब हम बताएंगे। फिर धमेक का स्तूप पहले किसने बनवाया, फिर क्या बिल्ड हुआ, ये भी हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। तो 4 पॉइंट यहाँ पे लिस्टेड हैं, जिसमें से हमें 2 पढ़ने हैं अभी। नंबर 1 मौर्यन साइट एंड नंबर 2 रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन क्या इससे कभी आया है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया है यूपीपीसीएस मेंस में 5th पेपर में, है ना। तो फिर भी हम सेफ साइड इसको कवर कर रहे हैं। हमने देखा मेन क्वेश्चन तो 16 महाजनपद पीरियड से ही अभी तक आए हैं और आगे भी चांस है वहां से ज्यादा है, पर हम सेफ साइड के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे कि बाई चांस कहीं से भी आ जाए आप कर पाओ। आज की ही क्लास में हम पोस्ट मॉडर्न भी देख लेंगे। पोस्ट मॉडर्न टाइप में देखिए अपने यहाँ के राजा हुए शुंग, कण्व, सातवाहन। बाहर से राजा आए हैं तो इंडो ग्रीक हैं, शक हैं, पहलव हैं, कुषाण हैं। तो इसमें ये कुषाण की कैपिटल थी मथुरा, पहले हम टाइमलाइन में जान चुके। और ये पुष्यमित्र शुंग है, इनसे संबंधित एक अभिलेख मिला है, अयोध्या अभिलेख है ना, जिसमें कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यहाँ पे हम ये सब देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन पोस्ट मॉडर्न एरा क्या था। और चूंकि ये तो पूरे का रोल देखेंगे पूरे में, डन। फिर चूंकि कुषाण की तो कैपिटल थी तो इसको अलग से देखेंगे, कुषाण पीरियड इन उत्तर प्रदेश। और कुषाण पीरियड में जैसे बताया यूपी में मंदिर निर्माण की 3 शैली हैं, इंडिया में, और मूर्ति निर्माण की भी 3 है। तो ये जो मूर्ति निर्माण की 3 है इनमें से एक मथुरा शैली है जो कुषाण पीरियड में बिल्ड हुई है। तो यहाँ ये अब इसको लिस्ट कर दिया, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट हैं हम सब आर्ट एंड कल्चर में ही देखेंगे। मतलब हम एक ही सब्जेक्ट को 2 बार क्यों पढ़े हैं ना, टाइम ही खराब होगा। यूपी की आर्ट एंड कल्चर अलग से मेंशन है तो हम उसे अलग पढ़ेंगे, उसी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज कुल मिला के हमें 4 चीजें देखनी है। 2 चीजें मॉडर्न पीरियड में कि मॉडर्न पीरियड में कौन सी साइट थी एंड यूपी का क्या रोल था, और 2 चीजें पोस्ट मॉडर्न में कि पोस्ट मॉडर्न में यूपी का क्या रोल था, और जो कुषाण शासन था उत्तर प्रदेश में वो उसके बारे में कुछ विशेषताएं उसकी, या उसके उत्तर प्रदेश पे प्रभाव, या उत्तर प्रदेश की भूमिका। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो उस इन्फॉर्मेशन से आपका हो जाएगा। 3 टॉपिक हमने आर्ट एंड कल्चर के लिए सेलेक्ट कर लिए। सारनाथ में स्तूप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सारनाथ के पिलर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड जो मथुरा स्कल्पचर की शैली है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो अपनी क्लास शुरुआत करते हैं मौर्य काल से।
सबसे पहले है मॉडर्न साइट कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें हमने बताया हम 2-3 जगह की साइट पढ़ चुके हैं, हमें पता है साइट का क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर एक मैप में कुछ साइट्स को दिखा दिया, अब इनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट लिखने हैं। तो उसमें एक पॉइंट तो इस मैप से मिल जाता है, प्रेजेंट लोकेशन वाला, है ना, कि प्रेजेंट में उसकी क्या लोकेशन थी। बाकी कुछ कुछ बातें आपको उसकी पहले से पता है कि वो किस लिए फेमस था, अगर आपने फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पढ़ी है तो, है ना। नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो मथुरा है इस समय पे, कौशाम्बी है, सारनाथ है, एंड सोहगोरा जिन्होंने जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़ा हुआ है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पे ताम्रपत्र वाला अभिलेख मिला है कि अकाल के समय में उसने लोगों की मदद की थी, है ना, इस तरह से। कुशीनगर हो गया, पिपरवा हो गया, श्रावस्ती। पिपरवा तो अभी मे बी 1 महीना पहले ही का चर्चा में था, है ना, कि कहीं थाईलैंड या कहीं पे यहाँ पे जो पिपरवा में स्तूपा था तो उसके अंदर के जो रिलिक्स वगैरह हैं वो वहाँ पे चले गए थे, तो वो लोग उसकी नीलामी कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो इंडिया ने उसका विरोध करके उसको रुकवाया कि ये हमारे लिए काम के हैं, और फिर उनको इंडिया लाया जा रहा है। तो पिपरवा के जो स्तूपा के रिलिक्स हैं वो अभी भी चर्चा में है। श्रावस्ती हो गया, अयोध्या हो गया। अगर आप ऐसे करंट अफेयर्स की लाइन लिख दोगे ना तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसको लगेगा वो भी चेक करने वाले को कि आप ना केवल पुराना जान रहे हो बल्कि उसको करंट अफेयर्स से लिंक भी कर पा रहे हो, तो उसका अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और लाइन लिखनी भी है और उसको हाईलाइट भी करना है कि प्रेजेंट टाइम में पेपर वर्क लिख्स है ना, कि इनको इंडिया वापस लाया गया, तो उसको अंडरलाइन कर देंगे फिर। तो इन सब में हमें 2-2, 4-4 पॉइंट जानने हैं। देखिए जल्दी से 2-2, 4-4 पॉइंट जानते हैं। जैसे सारनाथ हो गया तो 2 बातें तो यहाँ की, अशोक का लॉइन कैपिटल पिलर हो गया, धमेक का स्तूप हो गया, बुद्धा का फर्स्ट सरमन हो गया जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोल दिया। पता चल गया ना 3 पॉइंट, बस इतने आपके लिए काफी है। कौशाम्बी का रीजन हो गया, यहाँ पे भी पहले बता चुके, अशोक का पिलर है, माइनर पिलर है ना, मेजर वाला यहाँ से हटा के कहाँ ले गए, प्रयागराज में। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेड का हब भी था, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि रानी की चर्चा है, इसको रानी का पिलर भी बोलते हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी वो पहले, है ना। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए फेमस है, तो बताया था ये क्वेश्चन आ जाए कन्फ्लुएंस प्री में इस तरह से जैनिज्म बुद्धिज्म का कहाँ माना जाता है, तो कौशाम्बी। 3 पॉइंट इसके पता चल गए। सोहगोरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन मिला है और फेमाइन रिलीफ की चर्चा उसमें की गई है, और ये एविडेंस है अर्ली स्टेट इंटरवेंशन इन वेलफेयर। सोहगोरा में भी आपको 3 पॉइंट पता चल गए। मथुरा इस रीजन में कहीं भी आ जाए तो कि वो एक ट्रेड हब था, कल्चरल हब था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उसके लिए फेमस है, पहली जो मानव मूर्ति बनाई गई इसमें वो बुद्धा की बनाई गई। और ये वेस्टर्न एंड सदर्न ट्रेड रूट को कनेक्ट करता था नॉर्थ इंडिया के, है ना। जैसे मथुरा हो गया तो यहाँ से उत्तरापथ चला गया, फिर यहाँ से कि दक्षिणापथ चला गया, तो इसने उसको भी कनेक्ट कर दिया। वाराणसी तो रिलीजियस एंड एजुकेशनल हब था, सिल्क वेविंग के लिए अभी भी फेमस है ना, बनारस की साड़ी। और सैप धर्म के लिए लिख सकते हो कि उसके लिए फेमस था। और यहाँ वाराणसी में राजघाट कोई जगह है, वहां से मौर्यन पीरियड के पोर्ट्रे मिले हैं, पंचमार्क पॉइंट मिले हैं। अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से मौर्यन इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिकल लेवल्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि मौर्यन टाइम में ये काफी महत्व का शहर था और कंटिन्यूसली बसा हुआ शहर था, और वैसे ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है उसका सेंटर था। श्रावस्ती तो जेतावन मोनेस्ट्री है उसके लिए फेमस हो गया। एंड कुशीनगर में महापरिनिर्वाण है, अशोकन पिलर है, और यहाँ लिख सकते हो महापरिनिर्वाण हुआ है तो कि महापरिनिर्वाण का टेम्पल है जिसमें बुद्धा को लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ नहीं लिखा है, आप पॉइंट बना के यहाँ लिख लेना, जब हम आपको ये नोट्स देंगे ना तो वहां से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक। पिपरवा तो इसमें अभी बताया है ना कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा है, और जो इसके रिलिक्स हैं वो अभी बाहर से मंगाए गए। तो एग्जैक्ट में वो थाईलैंड है या म्यांमार है, क्या जगह है वो अभी याद नहीं आ रहा है, तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। वो अभी करंट अफेयर्स 1-2 महीने पहले ही करंट अफेयर्स में था। डन। तो उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी मेजर साइट हैं वो हमने देख ली। उसके बाद में आप छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हृदय स्थल था। महत्वपूर्ण धार्मिक साइट भी यहाँ पे हैं, महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर भी यहाँ पे हैं, है ना। तो और मथुरा स्कल्पचर तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो उसके आधार पे आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो।
है ना। जल्दी करा दिया क्योंकि इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन पहले देख चुके कि साइट अगर लिखनी है तो किस तरह से लिखना है। बाकी आपके याद करने पे है तो आप इसको याद करना। क्वेश्चन नहीं भी आए हैं तो आप क्या करना, बना के देख लेना। जैसे मान लो आईवीसी की साइट्स पे क्वेश्चन आया है तो सेम क्वेश्चन मॉडर्न साइट्स पे बना देना और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। उत्तर प्रदेश का रोल क्या था मौर्य काल में, देखिए तो जो अभी पीछे के पॉइंट हैं वो यहाँ पे भी काम आएंगे। स्ट्रेटेजिक एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस थी उत्तर प्रदेश की। कैसे थी, नंबर 1 तो पाटलिपुत्रा के पास था, तो राजधानी के पास होगा तो फिर उसका विकास ज्यादा होगा। जैसे अभी दिल्ली के पास में एनसीआर रीजन, लखनऊ के पास में स्टेट कैपिटल रीजन, सरकार विकास कर रही है ना उनका, तो वैसे एक ये वाला पॉइंट हो गया है ना। हमने बताया दोनों बातें आ जाएंगी, उसका इम्पैक्ट और इसका रोल। तो ये कैपिटल के पास में है तो ये वहां कुछ सप्लाई करता होगा, जैसे एनसीआर रीजन से दिल्ली में सप्लाई की जाती है फल सब्जी दूध दही इस तरह की चीजें है ना। तो फूड ग्रेन, मिलिट्री रिसोर्सेज एंड टैक्स कलेक्शन। भाई जब यहाँ सरप्लस होता है, गंगा यमुना दोआब है, तो राजा कर वसूलता होगा, तो राजा के टैक्स का भी सोर्स है, और चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो मिलिट्री का भी सोर्स है, और सप्लाई ज्यादा है फूड ग्रेन का भी सोर्स है। ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा, इसके जो रूट टू फ्रंटियर रीजन, तो बताया कि नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला तक भी रूट जा रहा है, साउथ वेस्ट में अवंती के लिए भी रूट जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, है ना, मथुरा कन्नौज इधर से होते हुए ये रूट। तो ये भी इसका एक महत्व है, ये इसका रणनीतिक महत्व है और भौगोलिक महत्व है। कैसे, राजधानी से निकटता थी तो ये उसको ये सब चीजें सप्लाई करता था। दूसरा, जो मेजर ट्रेड रूट हैं वो इससे होकर जाते थे, और तीसरा कि वो गंगा यमुना का दोआब था तो सरप्लस होता था। ये ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गए। फिर आता है मेजर ट्रेड सेंटर एंड कल्चरल सेंटर, तो ये अभी बताएंगे आपको, सारनाथ है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, अभी तो पढ़ी है बिल्कुल। मॉडर्न साइट्स कौन कौन फेमस थी, तो उसमें से 3-4 साइट यहाँ पे लिखती। तो ये दूसरा महत्व हो गया उत्तर प्रदेश का, है ना। इसके बाद में आता है फिर प्रशासनिक महत्व। देखो, तो जैसे अशोक ने अपने प्रशासन के जो भी उसके मूल्य थे उनको प्रमोट करने के लिए सब जगह पिलर बनवाए हैं, तो वो पिलर उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं ना। डन। तो इट मीन्स कि मौर्यन एम्पायर ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उसको बढ़ाया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था उसके हिसाब से बदली। डन। तो ये लिख सकते हैं, एविडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड मोरल गवर्नेंस। मोरल गवर्नेंस इसलिए कि ये जो पिलर हैं वो ज्यादातर अशोक के धर्म से रिलेटेड हैं, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। इसमें शासन की बातें कम और नैतिकता की बातें ज्यादा करी हुई हैं। और जब कोई भी राजा टैक्स कलेक्ट करता था तो वो एक पूरी हायरार्की बनाता था, कौन अधिकारी कर वसूलेगा, कौन मिलिट्री का अधिकारी होगा, तो ये सब चीजें भी उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रभाव पड़े। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जो मौर्यन एम्पायर है उसके फाइनेंशियल बेस को स्ट्रॉन्ग करा, ये टैक्स कलेक्शन वगैरह की वजह से, और उत्तर प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो भी प्रभावित हुई, उसको मौर्यन एम्पायर ने कंट्रोल करा और मोरल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। डन। मिलिट्री इंपीरियल कंसोलिडेशन, ये आप देख ही चुके हैं, रिक्रूटमेंट होती थी, ट्रेनिंग होती थी, फूड की सप्लाई है, आर्मी की सप्लाई है ना, तो ये पढ़ के समझ आ जाएगा। ये पॉइंट काम का है। फिर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल इम्पैक्ट। अशोक कौन से धर्म को बढ़ावा दे रहा था, बुद्धिज्म को, है ना। उसने जो भी पिलर बनवाए हैं उनके साथ में भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, तो ये वाली बात लिखेंगे। तो इस समय बुद्धिज्म, आजीवक, जैनिज्म, वैदिक ट्रेडिशन यानी कि हिंदुइज्म, ये सब चल रहे थे, लेकिन जो है बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उससे कुछ चेंजेस आ रहे होंगे कि कुछ लोगों ने बुद्धिज्म को पालन करना शुरू कर दिया होगा, है ना। बाकी मॉडर्न आर्ट को बढ़ावा दिया गया। एक्चुअल में जो ये मॉडर्न कर रहे हैं, जो मॉडर्न आर्ट है वो बाहर की आर्ट, ईरान की आर्ट से प्रभावित है, और वो बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो मौर्यन एम्पायर का जो है विरोध किया बाद में जो सोसाइटी में ब्राह्मण थे, क्योंकि विदेशी प्रभाव थे, कला साहित्य पे ईरानी प्रभाव, है ना, और दूसरा कि बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसी का परिणाम था कि मौर्य के बाद में जो शुंग, कण्व, सातवाहन आए हैं वो बारी बारी से तीनों के तीनों ब्राह्मण डायनेस्टी हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। डन। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, आप फॉरेन इन्फ्लुएंस करके,
लिख सकते हो ना कि आर्ट एंड कल्चर पे कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी था, जैसे जो पिलर हैं वही ईरान से प्रभावित माने जाते हैं। धम्म की पॉलिसी, वही जो अशोक का धम्म था, जो बौद्ध धर्म की बातें थी, उसी को उसने थोड़ा लिबरल करके और यूज करा और उसे अशोक का धम्म बोला गया है ना, तो उसने धम्म की नीति जो है उसको बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट, ये जो अभी हमने मार्ग देखा उत्तरापथ वाला, वो आगे जाके सिल्क रूट से जुड़ता था। सिल्क रूट जो है वो चीन से लेके यूरोप तक जा रहा है, फिर पूरे मध्य एशिया में जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल कनेक्शन हो गया। नीचे दक्षिणापथ तक जा रहे हैं तो वो नेशनल इंटरनेशनल, दोनों कनेक्शन कहाँ से बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश से होकर बन रहे हैं ना, ये भी उत्तर प्रदेश का महत्व है। डन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश फंक्शंस एज अ गेटवे ऑफ मॉडर्न इंडिया टू सेंट्रल एशिया। जो मॉडर्न टाइम में इंडिया था तो उसके लिए ये गेटवे का काम करता था। और ऊपर हमने इतनी बातें बताई कि यहाँ पे ट्रेड सेंटर भी थे, है ना, और ये फूड सप्लाई भी कर रहा था, मिलिट्री सप्लाई भी कर रहा था, टैक्स भी देता था। तो इन सब से पता चला कि इसकी तो मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका थी, कि उत्तर प्रदेश ने फोस्टर मदर की भूमिका प्ले करी। आप ये ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश वाज नॉट मियरली अ पेरिफेरल प्रोविंस बट द मिलिट्री, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अच्छा पॉइंट है कंक्लूजन के हिसाब से, चाहे आप इसको लिख दो चाहे इसको, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगेगा। तो मौर्यन एम्पायर में हमने दोनों बातें पढ़ ली, मौर्यन साइट जो मिली है वो भी हमने देख ली, और यूपी की क्या भूमिका थी मॉडर्न एम्पायर की वृद्धि में वो भी हमने पढ़ लिया। डन। अशोक का पिलर है वो हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है, धमेक का स्तूप है वो भी हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। पेपर के लिए तो दोनों काम के है ना, बट वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। तो अगला काल आ गया हमारा पोस्ट मॉडर्न काल, या इसको प्री गुप्ता भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें अपने 2-3 अपने यहाँ के क्षेत्रीय राजा, सुंगकर्ण, सातवाहन, और बाकी कुछ बाहर के राजा है ना। इतना दिमाग में आइडिया होना चाहिए, पढ़ेंगे हम उन सबको नहीं, है ना। तो पहले देखते हैं, देखिए रोल ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुए हैं। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर सेवरल डायनेस्टी रूल्स ओवर उत्तर प्रदेश, बता दिया ना, पहले सुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन का भी प्रभाव था, फिर कुषाण का भी रहा है। तो देखो सुंग डायनेस्टी लिख दिया, कर्ण एंड सातवाहन लिख दिया, कुषाण डायनेस्टी लिख दिया। इसमें ये दोनों फेमस हैं, कुषाण एंड सुंग, तो इसमें थोड़ा थोड़ा और भी लिख दिया। तो इसमें लिख सकते हैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन, कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे, ये पता चला। इंस्क्रिप्शन इस पर इनने नहीं बनवाया, अभिलेख ये किसने बनवाया, यहाँ का लोकल राजा था कोई धनदेव, उसने बनाया। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मथुरा सेकंड कैपिटल था और सिल्क रोड से जोड़ता था, और मथुरा स्कल्पचर भी लिख सकते हो ना, कि मथुरा स्कल्पचर का निर्माण हुआ इस समय। आगे बढ़ना किसी दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे, कल्चरल वाले में लिख लेंगे वो इस वाले में ना। हाँ, तो पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा था यूपी में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पता चल गया। ये 3 बातें लिख देंगे, सुंग, कर्ण, सातवाहन एंड कुषाण। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यूपी में क्या था ये हमें पता चला, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या हो रहा था। कल्चरल ग्रोथ, तो कल्चरल ग्रोथ में मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आ गया, है ना। पूरे इंडिया में 3 है, 3 में से 1 इस समय बिल्ड हुआ है, और उसे बिल्ड करने में मेन रोल किसका जाता है, कुषाण का। कल्चर में स्कल्पचर आ गया पहले, दूसरे नंबर पे लिटरेचर आ गया। पोस्ट मौर्यन पीरियड बताया कि जो 3 ब्राह्मण है सुंग, कर्ण, सातवाहन वंश, वो लाए हैं, तो वो क्या करेंगे, जो बुद्धिज्म का प्रभाव था उसको कम करेंगे, जो विदेशी प्रभाव आ रहे थे उसको कम करेंगे, तो अपनी भाषा अपनाएंगे, कुछ इस तरह से है ना। तो इन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया, इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया संस्कृत भाषा को कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के ग्रंथ भी संस्कृत में होने लगे, प्राकृत और पाली की जगह। ये हमने पहले भी देखा था, है ना। पुष्यमित्र सुंग का तो आपने ये भी सुना होगा कि उसने अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूप तोड़वा दिए थे, है ना। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे बताया गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने 84,000 स्तूप तोड़वाए थे। तो संस्कृत को प्रमोट करा गया, तो 1-2 किताब का नाम लिख देंगे, जैसे पतंजलि का महाभाष्य हो गया, है ना। ये किसके थे, ये रॉयल प्रीस्ट थे पुष्यमित्र सुंग के, सुंग डायनेस्टी में, है ना। और ये अश्वघोष ने बुद्धचरित और सौंदर्यानंद लिखा है, ये कुषाण में था, कनिष्क के दरबार में, है ना, कुषाण में कनिष्क। तो ये संस्कृत का लिटरेचर है, तो संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करा, तो 2 एग्जाम्पल दे दिए साथ में। तो पॉलिटिकली क्या हुआ था हमने देख लिया कि सुंग, कण्व, सातवाहन
और कुषाण। कुषाण में एक पॉइंट लिख देंगे कि उन्होंने मथुरा को कैपिटल बनाया, और शुंग वाले में लिख देंगे कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चले। फिर देख रहे हैं कल्चरल। तो कल्चरल में पहले नंबर पे हमने देख लिया कल्चरल में मूर्ति यानी कि स्कल्पचर, तो मथुरा स्टाइल लिख दिया। दूसरे नंबर पे देख लिया लिटरेचर, तो संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये लिख दिया। फिर रिलीजन, अब बताओ कोई बताने की जरूरत है? जो हिंदू सेक्ट है, जो कि बताया था 16 महाजनपद में बुद्धिज्म जैनिज्म का इमरजेंस हुआ, और जो मौर्यन पीरियड है उसमें इनका व्यापक प्रभाव हो गया। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। तो शैव, शाक्त, वैष्णव ये धर्म है। बुद्धिज्म अभी भी इन्फ्लुएंशियल है, जैनिज्म थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इनका पुनरुत्थान हो गया। और इंस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे अयोध्या का इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो हमने पॉलिटिकली क्या हो रहा था वो देख लिया। कल्चर में हमने 4 चीजें देख ली, मूर्ति, स्कल्पचर, लिटरेचर, रिलीजन, इंस्क्रिप्शन। अब इकोनॉमिकली यूपी में इस पीरियड में क्या हो रहा था, तो अगर इंपॉर्टेंस आ जाए तो यही सब बातें आपको लिखनी है। तो ट्रेड में अब वही है ना, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मथुरा, सारनाथ, काशी ये मेन सेंटर थे। अब देखो यही लगातार मेन सेंटर बने हुए हैं, मथुरा, सारनाथ, काशी है ना। सिल्क रोड से कनेक्शन है। एग्रीकल्चर में कि बैकबोन है इकोनॉमी की, सरप्लस हो रहा है। इरिगेशन टेक्निक यहाँ पे बिल्ड होने लगी, ये एक अच्छी बात है ना। फिर अर्बनाइजेशन, तो इसमें 2-3 शहरों का नाम लिख दोगे, वही मथुरा का नाम लिख दोगे, वाराणसी का नाम लिख दोगे, है ना, सारनाथ का नाम लिख दोगे। तो देख लिया ना, देखो आपने क्या क्या चीजें देख ली। अगर उत्तर प्रदेश का रोल है इस समय में, तो पॉलिटिकली क्या हो रहा था वो देख लिया, कल्चरली क्या हो रहा था 4-5 पॉइंट उसमें देख लिए, इकोनॉमिकली क्या हो रहा था वो देख लिया। बाकी सोशल डाल के उसमें खेती और इन दोनों को मिक्स कर देना। सोशल पॉइंट में एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। चाहे क्वेश्चन 125 शब्द में आए चाहे 200 में आए, आप बहुत आराम से इसको लिख लोगे, है ना। लास्ट में कोई कंक्लूजन लिखना है तो इस तरह से कुछ लिख सकते हो आप, है ना, कि मौर्योत्तर काल में या गुप्त पूर्व काल में कोई एक ही शब्द यूज करना, जो भी पेपर में है उसके हिसाब से। उत्तर प्रदेश राजनीतिक शक्ति बन गया। ये सब आपको एग्जाम्पल में लिखने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, ये तो हमने यहाँ जिससे कि आप पहचान पाओ, तो इस वजह से आप वहां तो बस ये लिखोगे, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक उपलब्धियां, धार्मिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि का केंद्र बना। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक उपलब्धि, कला का विकास, धार्मिक विकास, आर्थिक समृद्धि का केंद्र बना। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में ये हमने पहला पढ़ लिया कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। हमने बहुत कॉपी चेक करी है, तो ज्यादातर कॉपी में किसी में इंट्रोडक्शन मिस होता है, किसी में कंक्लूजन मिस होता है, किसी में हेडिंग नहीं बनी होती, किसी में पॉइंट नहीं होते, किसी में डायग्राम नहीं होते। कोई कोई कॉपी ऐसे भी मिलती है कि उसमें पूछा कुछ और जाता है और लिखा कुछ और होता है। सामान्यतः ऐसा हमने देखा है कॉपी में कि बहुत कम कॉपी है ऐसी होती हैं जिनमें गलत लिखा हो। ज्यादातर में बच्चे सही लिख देते हैं, जो पूछा है वो लिख देते हैं, बट उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख पाते, ठीक हेडिंग नहीं डाल पाते, डायग्राम नहीं बना पाते, है ना। ऐसी कॉपी बहुत कम होती है जिनमें कि बहुत ही ज्यादा गलत आंसर लिखा हो। बस आपको अपने थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत होती है कि थोड़ी सी आप अपनी आंसर राइटिंग सुधार दो, तुरंत से नंबर आ जाएगा ना। मेन हमने पहले भी बताया था, आपको इनर्शिया ब्रेक करने की जरूरत है ना। देखिए अगला आता है इसमें कुषाण पीरियड। तो इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दोगे कि मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल था और उत्तर प्रदेश जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कुषाण पीरियड में, है ना। और फिर एक एक करके वही लिखोगे कि पॉलिटिकली कैसे महत्वपूर्ण था। तो पॉलिटिकली यह है कि मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल था और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेंटर था। कैपिटल है तब तो वही जाएगा फिर, है ना। सेम जैसे अभी थोड़ी देर पहले करा था वही पॉइंट लिखने हैं, बस थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पॉलिटिकल वो लिख रहे हो, आपकी पॉलिटिकल पावर था, तो जब मौर्य पे आया था पूरा पोस्ट मौर्य पे, तो हमने वहां शुंग भी लिखा था, कर्ण भी लिखा था, सातवाहन भी लिखा था, कुषाण भी लिखा था। अभी खाली कुषाण पीरियड पे क्वेश्चन आया है तो ये तो नहीं लिखेंगे ना। फिर तो मथुरा में देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और कुषाण वंश के राजाओं के नाम लिख देंगे कि कनिष्क, हुविस्क, वसुदेव, इन्होंने यहाँ पे रूल करा। समझ गए ना, बस थोड़ा सा अंतर होता है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यही कला आपने सीखनी है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन बदल के आ गया तो आप ये बना के भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि
फर्स्ट पेपर में हम पूरी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहां से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे और कुछ आप इधर से बुद्धि लगाओगे। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यकीन मानो आप छोड़ के नहीं आओगे, 100% आप उसे लिख के आओगे। और जब कह रहे हैं लिख के आओगे तो इसका ये मतलब नहीं है कुछ भी लिख के आ जाओगे, आप ऑथेंटिक और क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें ही लिख के आओगे। इकोनॉमिक रोल, तो मथुरा बिकम ऑफ ट्रेड हब, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, पंजाब के इलाके से, गैंगेटिक वैली से, कुषाण के कॉइन मिले हैं यहाँ से, मथुरा काशी कौशाम्बी है ना, और एग्रीकल्चर लेड सरप्लस था, अर्बनाइजेशन था, सिल्क रूट था। ये तो सब कॉमन ही पॉइंट है, बस यहाँ पे ये कुषाण के जो कॉइन है उनकी चर्चा एक्स्ट्रा कर दी, बाकी ये वाला पॉइंट आपका पिछले से मिलता जुलता ही था। आर्ट एंड कल्चर में कि मथुरा स्कूल था, इसमें बौद्ध जैन तीर्थंकर उनकी मूर्तियां मिली हैं, हिंदू मूर्तियां भी मिली हैं, तीनों धर्म की मिली है ना। और अभी बताया था कुछ समय पहले भी कि बुद्धा की जो पहली एंथ्रोमॉर्फिक इमेज है या स्कल्पचर है वो यहाँ से मिलता है। तो फ्यूजन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड सेंट्रल एशियन ग्रीक इन्फ्लुएंस, ये स्कल्पचर में नहीं था लेकिन ओवरऑल जो कल्चर है उसमें मथुरा को इंडियन आर्ट माना जाता है। वैसे जो मथुरा स्कल्पचर है, बहुत से धर्म, बहुत सी जाति और बहुत से क्षेत्रों के लोग एक साथ में रहते हो, तो उस तरह का कल्चर है ना। तो जब बाहर के लोग हैं उन्होंने कब्जा किया है, तो कुछ लोग वहां से आए होंगे, कुछ यूपी के, कुछ और जगह से, ये पॉइंट भी आप बना के लिख सकते हो। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो मथुरा जो है वो एक रिलीजियस हब बन चुका था एंड बुद्धिज्म के लिए फेमस था। जो कनिष्क है उसने, आपने देखा होगा कि जो कुषाणों का राजा कनिष्क है उसने यहाँ पे तो नहीं लेकिन उसने बौद्ध संगीति कराई थी, तो इसका मतलब वो बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दे रहा था, है ना। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। जो शुरू वाले राजा हैं कुषाण, है ना, कुजल कड़फिसस, बम कड़फिसस, तो ये सब तो हैं, इन्होंने हिंदुइज्म से रिलेटेड धर्म जैसे सैविज्म इन सबको अपनाया, है ना। उनके सिक्कों पे भी जो नंदी हैं और त्रिशूल हैं उन सब के वो मिलते हैं। लेकिन कनिष्क ने किसको बढ़ावा दिया? बौद्ध धर्म को। इसी के दरबार में था वो जो अभी पढ़ा है, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, है ना। तो ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो गया। इसमें भी लिख सकते हैं कि इनिशियली प्रमोटेड हिंदुइज्म, सैविज्म एंड कनिष्क के समय में जो है बुद्धिज्म को प्रमोट करा गया। तो ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है वो हमने लिख दिया। एंड हिंदुइज्म में सेक्ट का विकास हो गया था, तो कि वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है उसको बढ़ावा दिया गया, शैव की पूजा को बढ़ावा दिया गया। एंड कौशाम्बी और सारनाथ जो है वो एक रिलीजियस पैट्रोनेज उनको मिला इस टाइम में। ये सब आप लिख सकते हो कुषाण पीरियड में, है ना। क्या क्या हमने देख लिया कुषाण पीरियड आ जाए तो। पॉलिटिकली क्या हो रहा था वो आप लिख सकते हो। तो मथुरा कैपिटल थी, उसमें कुछ राजाओं के नाम, कनिष्क, हुविस्क, वसुदेव, इन सब के नाम लिख सकते हो। इकोनॉमिक रोल में लिख सकते हो ना कि ट्रेड है, इंटरनेशनल भी है, सिल्क रूट से जुड़ा हुआ है, जो मथुरा है, काशी है, ये मेन सेंटर बन गए हैं, ठीक। और गंगा यमुना का दोआब है, इस वजह से सरप्लस है। फिर आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ पे मथुरा स्कूल लिख सकते हो। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों की मूर्तियां वहाँ पे बनाई गई हैं। और कल्चर की बात करें तो उसमें विदेशी इन्फ्लुएंस आ रहा है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म एंड हिंदू धर्म तीनों को ही बढ़ावा दिया गया। कनिष्क के बारे में लिख सकते हो कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य जो है वो उसके समय पे लिखा गया। और हिंदुइज्म में जो वासुदेव कृष्ण है उनकी पूजा को बढ़ावा मिला, तो वो आप लिख सकते हो। आर्कियोलॉजिकल एंड एपिग्राफिक एविडेंस की बात करें तो मथुरा वाला इंस्क्रिप्शन है, डन। एंड कॉइन मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, टेराकोटा की फिगराइन मिली हैं, इन सब के बारे में लिख सकते हो। और लास्ट में फिर वही सेम टाइप का कंक्लूजन की कुषाण पीरियड इन उत्तर प्रदेश विद मथुरा एज द सेकंड कैपिटल was a golden age of political control, economic prosperity and artistic achievement and religious pluralism. इन सब के लिए वो एक गोल्डन एज की तरह उसने काम किया। इस तरह से हम इसका एक कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है उनके लिखने के तरीके लगभग सेम से हैं, बस आपने छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें बना लेने हैं। इससे बुक से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, फिर अपना एक रजिस्टर लेना है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट जो आप फाइनली आंसर में लिखने वाले हो उनको नोट कर लेना है। ये आपके आंसर राइटिंग की टिप्स है ना। और दूसरा ये कि आपने आंसर लिख के जरूर देखना है, तभी तो पता चलेगा कि कंटेंट कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है। कि 125 में पूछा है और हम 250 में लिख के आ रहे हैं, तो ऐसे तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। 20 में से फिर तो 10 ही क्वेश्चन करके आएंगे, 10 छूट जाएंगे, कैसे सिलेक्शन होगा? और ये कैसे पता चलेगा कि हम लिखते लिखते
शब्दों को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि भाई क्या शब्द गिन के देखने चाहिए? ऐसा नहीं है। जो A4 शीट का पेपर आता है ना, लगभग उसी साइज का आपका पेपर होता है। उससे चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा होता है पेपर, लेकिन फिर उतना मार्जिन होता है। तो A4 शीट में आप स्केल के साइज का इधर खींच दो और लगभग आधे स्केल जितना इधर खींच दो नीचे, आधा स्केल ऊपर खींच दो और पूरा एक स्केल इधर खींच दो। इधर वाली साइड हालांकि थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना कर लो। तो जो बीच में स्पेस बचा, उतना स्पेस आपको लिखने के लिए मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, घर पे इस पेज पे प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा, तो मान लो वो आंसर आया उनका 80 शब्द में या 75 शब्द में। तो अब वो बच्चा जब भी आंसर लिखेगा, उसकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि यहाँ पे इतने ही शब्द आएंगे, कभी 70, कभी 75, कभी 80, कभी 85। तो वो एक पेज का आइडिया बनाता है। कोई भी स्टूडेंट किसका आइडिया बनाता है? पेज का, कि मेरे एक पेज पे इतने शब्द आते हैं। तो मान लो उसको जिसके एक पेज पे 70 शब्द आते हो, तो अब ये मानो कि किसी को 125 शब्द का आंसर लिखना है, तो वो गिनेगा थोड़ा ना, उसको पता है मेरे एक पेज पे 70 आते हैं, तो दूसरे पे कितने बनेंगे? 55, तो 125 हो जाएंगे, है ना। तो मतलब पहला पेज तो पूरा भरा होना चाहिए और दूसरा पेज जो है वो लगभग यहाँ तक होना चाहिए। तो इतने में मेरे 125 शब्द आ जाते हैं। तो ऐसे पेज का आइडिया लगा लेते हैं लोग। आप भी घर पे 1-2 क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखते ही कितने शब्द आ रहे हैं पेज का आइडिया ले लो। पहले बता दिया, A4 शीट का पेपर जो मिलता है मार्केट में बंडल, पूरे पेज पे ऐसे मत लिखने लग जाना। कभी कंजूसी दिखाओ कि इधर उधर की जगह खाली जाएगी। भाई पता कैसे चलेगा फिर आपको कि आपके एक पेज में कितने शब्द आते हैं? आपने पेज तो बचा लिया अपना कि मैं पूरे पेज में लिखूंगा मैं तो, है ना। ऐसे नहीं करना है। इधर स्केल से इतनी जगह खींच दी, इधर खींच दी, और इधर थोड़ा आधा स्केल जितनी जगह ऊपर है ना, और यहाँ पे आधा स्केल जगह। फिर जो बीच में पेज बनेगा उसमें आपने आंसर लिखना है। डन। और उससे आपने अंदाजा लगाना है कि एक पेज में कितने शब्द आने हैं, और उसके हिसाब से आपने ये सब चीजें आंसर राइटिंग का पार्ट है। ये है स्पेस मैनेजमेंट, कि जो हमें स्पेस मिला हुआ है कॉपी में उसको कैसे मैनेज करें। और ये टाइम मैनेजमेंट से भी जुड़ा है, क्योंकि जितने शब्द पूछे हैं उतने ही लिखोगे तभी तो पूरा पेपर कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन आप लिख के देख लेना इस पे या पिछले पे, कोई मॉडल आंसर बना के। हम कल से अपना गुप्ता पीरियड शुरू करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।